गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मोटिवेशन वीडियो के साथ में हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा आज का मोटिवेशन है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरीके से हमारे छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं वो हमारे हमारे अंदर बड़े बड़े परिवर्तन ला देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। तो आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, पहला हमारा वीडियो तो था, पहला जो पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल का इंट्रोडक्शन, कि सेल क्या होती है, उसको किसने, उसकी खोजकर्ता कौन थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में भी हम वो ही कंटिन्यू रखेंगे, बस उसके अंदर हम आगे का पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल जो होती है वो हमारे लाइफ की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। मतलब सेल जो है वो हमारे शरीर के सारे कार्य करती है। कोई भी अनुवांशिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कौन करती है, सेल करती है। सेल से मिलकर के बहुत सारी सेल का समूह मिलकर के क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग से किसका निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद में अंग तंत्र से हमारे एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था मर्त्य कोशिका की खोज किसने की थी। तो मर्त्य कोशिका की खोजकर्ता कौन थे, आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने जो है अधिपादप के अंदर, ऑर्किड के अंदर जो उनकी कौर कोशिका थी, कौर कोशिकाओं के अंदर किसको देखा था, मर्त्य कोशिका को देखा था। और उसका जो संरचना थी कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। उसके बाद में हमने देखा था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किसमें की थी, प्रोटोजोआ के अंदर की थी, स्पर्म के अंदर की थी, जिसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। या फिर बारिश की बूंदों के अंदर की थी, दांतों के मेल के अंदर की थी। यहाँ तक हमारी जो क्लास है वो हो गई थी। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, तो इसके अंदर सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत जो है वो सबसे पहले किसने दिया, वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डिट्रोचैट। कौन था, डिट्रोचैट था, जिसने मिमोसा के पादप के अंदर क्या किया था, कोशिका को देख करके, कोशिका को अलग करके, मिमोसा के पादप से कोशिका को अलग करके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन उनका ये जो सिद्धांत था वो ज्यादा मान्य नहीं हुआ, है ना। उन्होंने क्या किया, मिमोसा के पादप के अंदर नाइट्रिक अम्ल डाला और नाइट्रिक अम्ल डाल करके और उन्होंने कोशिका सिद्धांत को बताया। लेकिन उनका सिद्धांत ये मान्य नहीं था, ये हम पढ़ते भी नहीं है। ओनली हम किसके सिद्धांत को पढ़ते हैं, स्लाइडेन और स्वान के सिद्धांत को पढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, किसने दिया कोशिका सिद्धांत, तो हम किसको मानते हैं, स्लाइडेन व स्वान को। ठीक है, अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं कि किसने दिया है कोशिका सिद्धांत, अगर क्वेश्चन आता है तो कौन आ जाएगा, स्लाइडेन व स्वान। कब दिया था, 1838 से 1839 के बीच में। अब हम सोच रहे हैं कि 2 साइंटिस्ट कैसे आ गए एक साथ में, है ना। स्लाइडेन अलग है, स्वान अलग है, मीथियस स्लाइडेन है, इनका पूरा नाम है थियोडर स्वान। तो 2 साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन जो है वो किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, पादप के ऊपर। और स्वान जो है वो किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, जंतुओं के ऊपर।
दोनों स्लाइडीन पादप के ऊपर स्टडी कर रहे थे, स्वान जो है वो जंतुओं के ऊपर स्टडी कर रहे थे। स्वान जो है वो जंतुओं के ऊपर स्टडी कर रहे थे। दोनों स्टडी करते हुए, दोनों जब स्टडी कर रहे थे तो दोनों जो है एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का संगठन क्या होता है, समान होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को हम अंदर से देखते हैं तो उनका संगठन कैसा होता है, समान होता है। दोनों समान रूप से कार्य करती है। लेकिन उसके अंदर क्या बताया, स्लाइडीन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि पादप कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, एक अतिरिक्त लेयर पाई जाती है, जिसे हम जानते भी हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो एक अतिरिक्त लेयर होती है, एक एडिशनल लेयर होती है जो जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जो होती है वो किसके अंदर होती है, ओनली पादप कोशिका के अंदर होती है। ठीक है, तो इतना हम जान सकते हैं कि स्लाइडीन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। दोनों एक साथ, स्लाइडीन जो है पादप कोशिका पर, स्वान जो है वो जंतु कोशिका पर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद में दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं। दोनों को पता लगता है कि इनका जो संगठन है वो कैसा होता है, समान प्रकार का होता है। और समान प्रकार का संगठन होने के साथ में ये बताते हैं स्लाइडीन की जो पादप कोशिका जो थी उसके अंदर एक अतिरिक्त लेयर पाई जाती है। फिर उन्होंने कुछ बिंदु दिए थे जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, फिर स्लाइडीन और स्वान ने कुछ बिंदु बताए, ऐसे मैं लिख देती हूँ। स्लाइडीन और स्वान ने सबसे पहला जो बिंदु दिया था वो था कोशिका जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो हम लिख देते हैं कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दूसरा उन्होंने दिया ठीक है, पहला था कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दूसरा बिंदु इनका था कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा बिंदु इनका क्या था कि कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो क्रिस्टल बनने के समान होती है। ठीक है, तीन बिंदु स्लाइडीन और स्वान के द्वारा दिए गए थे। कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है, क्रिस्टल बनने के समान होती है। लेकिन उसके उस टाइम पे ये जो बिंदु था, थर्ड बिंदु कि कोशिका की उत्पत्ति क्रिस्टल बनने के समान होती है, इनको क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया, है ना। ये जो बिंदु था ये मान्य नहीं था, क्योंकि कोशिका की भित्ति जो होती है, कोशिका जो होती है उसका निर्माण क्रिस्टल बनने के समान नहीं होता है। तो तीसरे बिंदु को क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया कि ये बिंदु क्या है, गलत है। उसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉर्लनेगली। तो कॉर्लनेगली जो है वो बताते हैं कि कोशिका का जो ये थर्ड पॉइंट है जो स्लाइडीन और स्वान ने दिया है इसके लक्षण का, इसके बिंदु का, वो क्या है, गलत है। तो ये बिंदु उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा इसकी जगह कौन सी लाइन आ जाएगी कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। उन्होंने क्या बताया, कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित
कोशिका से होती है। इतना आया समझ में? देखो हो गया, ये तीन बिंदु है हमारे पास में, अभी भी 3 बिंदु ही है। कैसे? क्योंकि एक हमने जो थर्ड बिंदु था उसको हमने क्या कर दिया, गलत मान लिया। अभी भी हमारे पास में कितने बिंदु आ गए, 3 बिंदु आ गए। कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, क्रिस्टल बनने के समान होती है, लेकिन इसको गलत माना गया। फिर कॉर्नेग्ली जो है उन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति तो किससे होती है, पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है, उसके बाद में इन बिंदुओं को पढ़ते हुए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो आते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने कॉर्नेग्ली के इस कथन का समर्थन किया। इसका कॉर्नेग्ली के इस कथन का क्या किया उन्होंने, समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कॉर्नेग्ली जो बता रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चो जो आते हैं, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कॉर्नेग्ली का जो कथन है वो सही है, लेकिन उन्होंने इसी को किस प्रकार से बताया कि कोशिका की उत्पत्ति, मतलब जो नई कोशिका होती है उसकी उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है ना। उन्होंने ये बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। इन्होंने विभाजन वर्ड बीच में नहीं लिया था, इन्होंने डायरेक्ट बताया था कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि कोशिका की उत्पत्ति, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से के विभाजन से होती है। तो ये हमारे पॉइंट बन जाते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो, अभी जो हमने बिंदु पढ़े सेम वही कोशिका सिद्धांत के अंदर कौन कौन से बिंदु सही माने गए अभी हमने पढ़ लिया। पहले जो है स्लाइडेन और स्वान आए, कोशिका जो सिद्धांत के लक्षण बताने वाले, जो बिंदु बताने वाले। फिर उसके बाद में कॉर्नेग्ली आए, फिर उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो आए। बस उन्हीं बिंदुओं को हमने यहाँ पे लिखा है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के लक्षण के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं बिंदु के अंदर। पहला वही है हमारा, सभी जीव कोशिका से निर्मित होते हैं। पता है सभी जीव जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, कोशिका से निर्मित होते हैं। वो हमने शुरू वाली क्लास में पढ़ लिया था। हाँ, नेक्स्ट बिंदु वही आ गया, कोशिका जीवन की क्या होती है, कोशिका जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो हमारा सेकंड बिंदु ये आ जाता है, संरचनात्मक हो गई, क्रियात्मक हो गई, आनुवांशिक इकाई हो गई। क्योंकि हमें पता है आनुवांशिक किसे कहते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं जो क्या काम करते हैं, अनुवांशिकी का कार्य करते हैं। मतलब लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, है ना। तो ये काम भी किसके अंदर होता है, कोशिका के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखो वही बिंदु आ जाता है, पहले ये सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचय दृष्टि से क्या होती है, समान होती है। अगर हम किसी भी कोशिका को देखेंगे, जैसे स्लाइडेन और स्वान ने जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों का जब अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने पाया था कि ओनली एक कोशिका व्यक्ति ही थी जो अलग थी, बाकी सेम सब कुछ कैसा था, समान था। तो हम देखते हैं कि कोशिकाएं जो सभी कोशिकाएं जो होती है उनका रासायनिक संगठन और जो उनका उपापचय दृष्टि कैसी होती है, समान होती है। मतलब सभी कोशिकाएं जो है वो समान रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा बिंदु आ जाता है कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से होती है। मतलब जो पुरानी कोशिका है उसके विभाजन से होती है नई कोशिका की उत्पत्ति। ठीक है, याद रखना कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है ना। ये किसने बताया था, ये वर्ड जो है याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रुडोल्फ विर्चो ने, किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, उन्होंने इसको ग्रीक भाषा में क्या कहा था, ओमिन सेलुला ई सेलुला। इस वर्ड को याद रखना,
मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ इसको। सी डबल मीन सेलुलर ई सेलुलर, ग्रीक वर्ड है ये। ओमिन से सेलुला ई सेलुला, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, स्पेस कम है, तो आप सुन लीजिएगा क्या बताया उन्होंने। ओमिन से सेलुला ई सेलुला मतलब कि नई कोशिका की उत्पत्ति क्या होती है, पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है ना। तो इस प्रकार से जो जीवन की सभी क्रियाएं होती है वो किससे होती है, कोशिका जो अपने आप में अंतर क्रिया करती रहती है, जो विभाजन करती है, जो भी है ना, तो उन सभी से किसका निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल, मतलब जो और जीव जो होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो जो कार्य करते हैं वो किससे होता है, क्योंकि कोशिकाएं जो है वो क्या करती रहती है, इंटरेक्शन मतलब अंतरक्रिया करती रहती है और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहती है, जिससे से क्या होता है, जो जीव हैं उनके कार्य चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं मर्द कोशिका का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कोशिका भित्ति बताती हूँ पहले तो मैं। कोशिका भित्ति जो होती है, आपने देखा होगा आलू जो होता है उसके ऊपर वाला जो लेयर होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। या फिर जैसे मैं मर्द कोशिका के बारे में बताती हूँ, हमारे जो शरीर, जब हमारे शरीर से जो मेल उतरता है ना, हमारे शरीर से जो मेल उतरता है वो भी क्या होती है, एक प्रकार की मर्द कोशिका होती है। कोशिका भित्ति तो नहीं होती है लेकिन वो एक प्रकार की क्या होती है, मर्द कोशिका होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। तो विभाजन करते करते जो आगे की डैमेज कोशिका होती है वो हमारे शरीर से मेल के रूप में निकलती है। ठीक है, ये हो जाती है आज की हमारी क्लास इतनी ही, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। ये हमारा कोशिका सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। और हाँ, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप स्पेशली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आप मुझे बता सकते हैं मेरी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई गलती हो तो उसके बारे में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक